नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 30वीं भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमारी पिछली कक्षाओं में अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा चल रही थी। उसी क्रम में हमारा एक प्रकरण शेष था और वो था भूमिगत जल का अपर्दन और निक्षेपण। अन्य प्रक्रमों के मुकाबले भूमिगत जल का जो निक्षेपण और अपर्दन कार्य है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर संपूर्ण धरातलीय स्थलाकृतियों की चर्चा हम करें तो अधिकांश स्थलाकृतियां नदी के द्वारा अर्थात बहते जल के द्वारा या हिमानी के द्वारा या पवन के द्वारा निर्मित होती हैं, जबकि बहुत कम स्थलाकृतियां समुद्री लहरों के द्वारा केवल तटवर्ती क्षेत्रों पर पाई जाती हैं, जबकि भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन का कार्य बहुत ही कम, हम कह सकते हैं कि नगण्य होता है। अन्य प्रक्रमों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। अगर बात करें निक्षेपण कार्य की तो भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन की अपेक्षा निक्षेपण का कार्य भी अधिक प्रभावी होता है। यानी कि अपर्दन का कार्य उतना प्रभावी नहीं होता जितना निक्षेपण का कार्य प्रभावी होता है। तो इस क्रम में हम आज भूमिगत जल के बारे में पढ़ेंगे। इस पहले वीडियो में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पहला जो हमारा होगा भूमिगत जल की प्राप्ति, यानी कि भूमिगत जल जो जमीन के अंदर जो जल है उसकी प्राप्ति कैसे होती है, क्या क्या स्रोत है। दूसरा, भूमिगत जल के क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे, किन किन क्षेत्रों में जल पाया जाता है। और तीसरा, विभिन्न रूप, भूमिगत जल के रूप कौन कौन से हैं, किन किन रूपों में भूमिगत जल पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में इन तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं। भूमिगत जल की प्राप्ति कैसे होती है, उसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और भूमिगत जल के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। आज का हमारा विषय ये है। अब भूमिगत जल की चर्चा हम कर रहे हैं तो ये भी एक आवश्यक तथ्य है कि भूमि में अगर जल ना हो, अगर जमीन के अंदर पानी ना हो तो जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आसानी से कल्पना की जा सकती है कि जमीन के अंदर अगर पानी ना हो, केवल पानी की मात्रा ये ऊपर जितनी भी हमको दिखाई देती है, नहर के माध्यम से, नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से या फिर झीलों के माध्यम से, केवल यही मात्रा अगर ऊपर हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। आप ठीक प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर अधिकांश घरों में नलकूपों के माध्यम से पानी की प्राप्ति होती है, नल के माध्यम से पानी की प्राप्ति होती है। तो भूमिगत जल न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि प्रत्येक जीवधारी के लिए अति आवश्यक है। भारत के उन क्षेत्रों में जो शुष्क क्षेत्र हैं या अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, उनमें भूमिगत जल जीवन के संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण विशिष्ट भूमिका निभाता है। यदि शुष्क क्षेत्रों की बात करें, जिसमें राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये वाला क्षेत्र आ जाता है, या अर्धशुष्क क्षेत्र की बात करें जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर की भूमि और पाली, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। तो इनका मूल्यांकन करें, अगर भूमिगत जल ना हो, लोगों के ट्यूबवेल ना हो, तो किस प्रकार से जीवन यापन करेंगे। पानी की पूर्ति, हालांकि शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से बहुत ज़्यादा पूर्ति करने का प्रयास किया गया है सरकारों द्वारा, लेकिन क्या उतनी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है इन प्रयासों के माध्यम से?
बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो भूमिगत जल ही एकमात्र ऐसा उपाय हमारे पास बचता है कि जब 3 या 4 महीने वर्षा नहीं हो रही होती है तो पृथ्वी के अंदर का जल ही, भूमि के अंदर का जल ही, जिसको कि हम भूमिगत जल भी कह सकते हैं या भौमिक जल भी कह सकते हैं या अधोभौमिक जल भी कह सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कह सकते हैं, पातालीय जल भी कह सकते हैं, विभिन्न नामों से इस जल राशि को हम कह सकते हैं। अब विद्यार्थियों, ये एक सामान्य सी जानकारी, सामान्य सी परिचर्चा हुई भूमिगत जल के बारे में। और आप ये जानते हैं कि शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में भूमिगत जल नलकूपों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से धरातल पर निकाला जाता है और पशु संबंधी, खेती संबंधी या जनजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी क्रियाकलापों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अच्छा, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर अधिकांश खेती नलकूपों के माध्यम से होती है, जिसका आधार भूमिगत जल होता है। अब जिन क्षेत्रों में नहर और नदियां हैं, यानी कि उत्तर भारत में हम उत्तर प्रदेश के, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ भी काफ़ी आती है, वहाँ तो जल स्रोत बहुत ज़्यादा है। और बिहार, बंगाल, इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर नलकूपों की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रवाहित जल की राशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन दक्षिण भारत में, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं, बरसात के समय पर ही वहाँ पर नदियों में जल रहता है, तो इसलिए वहाँ भूमिगत जल की अति आवश्यकता रहती है। राजस्थान में भूमिगत जल की विशेष आवश्यकता रहती है, इसी से लोग अपना जीवन चला पाते हैं। तो विद्यार्थियों, भूमिगत जल की हम पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि भूमिगत जल को किन किन नामों से बुलाते हैं। इसी को अभी मैंने बताया आपको, भौम जल भी कहते हैं, भौम जल इसी को कहते हैं, इसी को भूमिगत जल भी कह देते हैं, भूमिगत जल भी कह देते हैं, इसी को अधोभूमि जल भी कह देते हैं और इसी को पातालीय जल भी कह देते हैं। तो भौम जल, भूमिगत जल, अधोभूमि जल या पातालीय जल, इन विभिन्न नामों से भूमिगत जल को जाना जाता है। और ये जो जल की राशि है वो प्राप्ति कैसे होती है? देखिए, वर्षा के माध्यम से जो जल प्राप्त होता है वो जल धरातल पर आता है और धरातल पर आकर के वो जल, तो वर्षा के माध्यम से ये जो जल प्राप्त हो रहा है, तो सपोज कीजिएगा, देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पठारी है, मैदानी और ये समुद्री क्षेत्र है। अब यहाँ से भाप बन करके, समुद्री क्षेत्रों से भाप बन करके जल वायुमंडल में आता है, ठीक है, वायुमंडल में चला गया। अब यहाँ से वायु दाब के कारण, एक तरफ उच्च वायु दाब, एक तरफ निम्न वायु दाब। सपोज कीजिए कि यहाँ पर निम्न वायु दाब है, यानी कि निम्न वायु दाब का मतलब है हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है, और यहाँ पर उच्च वायु दाब है, अर्थात हवा भारी होकर के नीचे उतरती है। तो जब हवा भारी होकर के नीचे उतरेगी तो नीचे उतरती हुई हवा क्या करेगी, जहाँ पर निम्न क्षेत्र है उधर ही तो हवा प्रवाह कर जाएगी। तो मान लीजिएगा ये उच्च क्षेत्र है, उच्च दबाव है, ऊपर से दबाव आ रहा है, तो हवा क्या करेगी, जमीन में टकरा करके जमीन के अंदर तो घुसेगी नहीं, तो धरातल से टकरा करके वो इस प्रकार से मूवमेंट करेगी हवा। और जब मूवमेंट करेगी तो ये जो जलवाष्प है, ये जो जलवाष्प है जो वायुमंडल में जा रही थी समुद्रों के ऊपर से, इसको हवा क्या करेगी, खिसका करके यहाँ पर ले आएगी। और जब पर्वतीय क्षेत्रों में ये आ जाएगी हवा, तो ये बादल बन करके पर्वतीय वर्षा के रूप में धरातल के ऊपर ये वर्षा होने लगेगी। अब धरातल के ऊपर वर्षा होने लगेगी तो ये जल बहने लगेगा पर्वतों से पठार पर, मैदान पर, और फिर वापस समुद्र में आ जाएगा। तो ये एक जल चक्र हो जाता है। तो विद्यार्थियों, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो जल, एक जल तो क्या है, बह करके जा रहा है, बहता जल है, एक जल बह करके जा रहा है समुद्र में वापस, दूसरा जल यहाँ बहते हुए जल भी तो भाप बन जाएगा, कुछ जल यहाँ भी भाप बन जाएगा, कुछ जल भाप बन जाएगा।
कुछ जल वनस्पतियों द्वारा सोख लिया जाएगा, वनस्पति या जीवों द्वारा, ठीक है, यहाँ लिखा हमने वनस्पति प्लस जीवों द्वारा प्रयोग में लिया जाएगा। लेकिन कुछ जल जमीन में भी तो चला जाएगा, भूमि भी तो सोख लेगी। जो जल भूमि सोख लेगी वो जमीन के अंदर यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं या जलज चट्टानें हैं जिनमें जल भरा हुआ है, तो वो इस मात्रा को जाकर के बढ़ा देगा। मान लीजिए यहाँ पर जल का तल है, ये जल का तल यहाँ तक हो जाएगा क्योंकि ऊपर से जल आकर के इस तल को बढ़ा देगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, वो बहने वाले जल को इसमें शामिल नहीं करेंगे, भाप वाले जल को इसमें शामिल नहीं करेंगे, जीव जंतु वाले जल को शामिल नहीं करेंगे। इसको तो करेंगे जो मृदा द्वारा सोख लिया जाएगा वो जल, प्लस पहले से जो भूमि के अंदर जल है, वो संपूर्ण जल क्या कहलाएगा? भूमिगत जल कहलाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो जल ऊपर से वर्षा के रूप में धरातल पर प्राप्त होगा वो जल नदियों के रूप में बहकर के समुद्र में चला जाएगा। तो उस जल को बहने वाले जल में और कुछ भाप बन करके और कुछ वनस्पति और जीवों द्वारा सोख लिया जाएगा। इन श्रेणियों में बांट दिया जाता है और कुछ बाकी का जल भूमि के अंदर सोख लिया जाता है, मिट्टी सोख लेती है और वो मिट्टी जो है अंदर जो पानी है नीचे जमीन में उसके स्तर को बढ़ा देगी, यानी कि वो जल थोड़ा सा मात्रा में बढ़ जाएगा। कई बार आप देखते हैं बहुत से कुएं ऐसे होते हैं, नलकूप ऐसे होते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में उनमें पानी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है उनमें पानी आ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो पानी की मात्रा है, ये पानी क्या करता है? गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में ये पानी नीचे चला जाता है क्योंकि जगह जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लोग पानी इसको निकाल रहे हैं पानी को और अपने अपने काम में ले रहे हैं। तो वो पानी जो है धरातल पर फैल करके भाप बन करके वापस यहीं आ जाता है वर्षा के लिए, या फिर उसको सिंचाई के रूप में फिर खेत में लगा देंगे पानी को, तो वो इस मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, लेकिन वो पानी वापस भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, दोबारा यहाँ तक नहीं आ पाता क्योंकि वो मात्रा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से ये अंदर का जो भूमिगत जल है इसका लेवल कम या ज्यादा होता है। भूमिगत जल का तल कम हो जाएगा गर्मियों में और बरसातों में वो तल बढ़ जाएगा। तो ये अप डाउन होता रहता है भूमिगत जल का तल, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ आप ये समझ गए होंगे भूमिगत जल क्या है, अधोभूमिक जल किसे कहते हैं, पाताली जल किसे कहते हैं। ये वो जल की राशि है जो पृथ्वी के अंदर अवसादी या परतदार चट्टानों के सूक्ष्म रोम छिद्रों के अंदर संतृप्त मात्रा के रूप में संचित रहती है। ये एक इसकी परिभाषा हो गई। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको मिटा के और आगे आपको बताता हूँ। आज इस वीडियो में हम भूमिगत जल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं। इस तथ्यों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। देखिए, जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल जो है उसकी मात्रा अभी मैंने आपको बताई कि कम या ज्यादा होती रहती है। अब ये मात्रा कम और ज्यादा होती है वो किन चीजों पर निर्भर करती है। सपोज कीजिए कि किसी जगह पर वर्षा हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां के भूमि का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा? बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत कम हो रही है लेकिन वहां पर वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये दो तरह की बातें मैंने आपको बताई कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खूब बारिश हो रही है लेकिन फिर भी वाटर लेवल नीचे है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कम बारिश हो रही है फिर भी वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। तो ये क्या चक्कर है? तो देखिए, भूमिगत जल जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं। ये प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, इन तत्वों की बात हम करें, ये तत्व देखिए,
ये जो तत्व है, जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ये भूमि का ढाल भी हो सकते हैं। इसके आधार पर भी भूमिगत जल कितना होगा, यानी पृथ्वी के अंदर जल कितना जाएगा, इस आधार पर भी निर्भर होगा। जो तेज ढाल वाले स्थान है वह पानी बह करके बहुत जल्दी पहुंच जाएगा दूसरे स्थान पर, यानी कि तेज ढाल वाले यानी अधिक ढाल वाले स्थानों पर पानी बह करके जल्दी नीचे या गहरे भागों में पहुंच जाएगा। और जो थोड़े समतल भाग हैं वहां पानी रुकेगा, और रुकेगा तो भूमिगत होगा, है ना। तो भूमि का ढाल एक ऐसा तत्व है जो प्रभावित करता है। दूसरा, वर्षा की मात्रा। बारिश होगी तो भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा, जमीन में रिसने के लिए पानी मिलेगा। तीसरा, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तीसरा है चट्टानों की सरंध्रता। अभी मैं आपको बता रहा था ना, जहां बारिश ज्यादा होती है वहां भूमिगत जल बहुत गहराई में पाया जा रहा है, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्र में बहुत ऊपर पाया जाता है। ये कारण है इसका मेन, चट्टानों की सरंध्रता। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि चट्टानें ऐसी हैं, जैसे देखिए दक्षिण भारत में पठारिया भाग है, चट्टानी भाग है, वहां पर पानी जल्दी भूमिगत नहीं होता है, पानी बारिश हुई और बह करके चला जाएगा। लेकिन राजस्थान में आप देखिएगा, मुख्य रूप से नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों को देखिए, यहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा होने के 1 या 2 घंटे बाद एकदम पानी सूख जाता है, जमीन में जो है पानी भूमिगत हो जाता है। तो चट्टानों की सरंध्रता निर्भर करती है कि पानी कितनी देर ऊपर रुकेगा, यानी कि जो मिट्टी है वो जल्दी से ट्रांसफर कर देगी पानी को जमीन के अंदर, है ना। तो ये सरंध्रता जो है, अगर मान लीजिए कहीं पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और कहीं पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये 2 क्षेत्र हैं, है ना। इन क्षेत्रों में, और यहाँ पर कठोर चट्टान है यानी कि आग्नेय चट्टान है, और यहाँ पर अवसादी चट्टान है यानी मुलायम चट्टान, मिट्टी, है ना, अवसादी चट्टान है। तो ये 10 सेंटीमीटर, अब देखिए ये वाटर लेवल है, यहाँ बारिश होगी तो इस पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानों से पानी, सारा पानी अंदर आ जाएगा, सारा पानी रिस करके भूमिगत हो जाएगा, और जब पानी भूमिगत हो जाएगा तो वाटर लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और जबकि दक्षिण भारत में, जो कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित है क्षेत्र, या दक्कन का जो ट्रैप है, जो लावा से बना है, लावा ट्रैप कहते हैं, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र का बहुत भाग उसमें आता है, वहां पर आग्नेय चट्टानें, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो सारा पानी बह करके समुद्र में चला जाएगा, अरब सागर में चला जाएगा, या बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाएगा, जहां उसका बहाव होगा उधर पानी चला जाएगा। जबकि वर्षा ज्यादा हुई है लेकिन भूमिगत जल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से चट्टानों की जो सरंध्रता है उसका भी प्रभाव पड़ता है भूमिगत जल की मात्रा पर। अगला इसमें है, चौथा है वायु की शुष्कता। अब इसका क्या मतलब है? भूमिगत जल का वायु के सूखे होने से क्या मतलब है? देखिए, इसका भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। कई बार हम गर्मियों में कपड़ों को कमरे के अंदर सुखा देते हैं, छाया होती है, केवल हवा चलती है, हवा में कपड़े सूख जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों के टाइम पर हम अपने कपड़ों को धूप में भी टांग देते हैं, तब भी उतनी जल्दी नहीं सूखते। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सर्दियों में या बरसात के टाइम पे जो हवा चलती है उस हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नमी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कपड़े की नमी को वो ज़्यादा नहीं सोख पाते हैं हवा। और कमरे के अंदर जो कपड़ा है गर्मियों में भी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में भी, गर्मियों में भी उस कमरे की हवा सूखी होती है और उस कपड़े की नमी को खींच लेती है हवा, यानी सोख लेती है। तो इसलिए वायु जितनी सूखी होगी, मिट्टी के ऊपर बहेगी हवा, तो मिट्टी से उतनी ज्यादा नमी को सोखती हुई आगे बढ़ेगी। तो जिन क्षेत्रों में मिट्टी जो है, माफ कीजिए, वायु जो है शुष्क होगी, यानी नमी नहीं होगी वायु में, उतनी जल्दी धरातल के ऊपर से, ये धरातल है, इसके ऊपर मिट्टी है और इसके ऊपर हवा चल रही है, तो ये हवा अगर सूखी है तो नमी को खींच ले जाएगी, सुखा देगी मिट्टी को बहुत जल्दी, और मिट्टी को सुखा देगी तो भूमिगत जल भरा हुआ है यहाँ पर। तो पानी की मात्रा क्या होती है?
एक कण से दूसरे कण, तीसरे कण, चौथे कण में पहुंचती रहती है। एक मिट्टी का डेला लीजिए आप और उसको पानी में एक जगह टच कर दीजिएगा तो वो मिट्टी का डेला पूरे पानी को सोख लेगा। आपने तो एक कोने को डुबाया था, मिट्टी के डेले के एक कोने को डुबाया था उस पानी में, लेकिन वो मिट्टी का डेला पूरे पानी को सोख लेता है। तो इसी प्रकार से अंदर का जो पानी है उस मिट्टी के द्वारा धीरे 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 ऊपर जाता जाएगा और हवा जो है इसको सुखाती हुई आगे बढ़ती जाएगी। तो भूमिगत जल जो है प्रभावित होगा इस वायु की शुष्कता के कारण। तो विद्यार्थी ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगला इसी में बिंदु जो भूमिगत जल को प्रभावित करता है, पांचवा बिंदु है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, है ना। अपन अभी चाहे तो भूमिगत जल का अपरदन और निक्षेपण को शुरू कर देंगे, फिर लेपीज, गोल रंध्र, है ना, बेलियन रंध्र को शुरू कर देंगे, लेकिन ये आधारित चीजें हैं, ये आना बहुत जरूरी है एक भूगोल विषय के विद्यार्थी को। पांचवा है कारण जो प्रभावित करेगा भूमिगत जल की मात्रा को, वो है भूमिगत जल की गति। अब ये भूमिगत जल की गति क्या है? देखिए, भूमि के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पानी किसी तालाब की तरह नहीं भरा हुआ, किसी झील की तरह नहीं भरा हुआ, वो तो बहती हुई नदी के समान है। नदी में एक स्थान का पानी धीरे धीरे दूसरे स्थान पर जाता रहता है, नदी में प्रवाह होता रहता है, ऐसे ही भूमिगत जल भी प्रवाहित होता रहता है। यहाँ का पानी, मेरे नीचे का जो भी पानी है वो पानी प्रवाहित हो रहा है तो दूसरे स्थान पर जा रहा है और कहीं और का पानी यहाँ आ रहा है। तो ये भूमिगत जल जो है उसका मूवमेंट चलता रहता है। तो जब मूवमेंट चलता रहता है तो वो पानी के लेवल को प्रभावित करता है। किसी स्थान पर मान लीजिएगा स्थिर जल है, स्थिर जल है तो चट्टानें जो हैं संतृप्त हैं, पानी भरा हुआ है, तो जल्दी से वहां पर पानी नहीं घुसेगा। अच्छा, और पानी बहता हुआ है, पानी मूवमेंट कर रहा है, तो जो पानी अंदर जाएगा वो उस पानी के साथ बह करके आगे चला जाएगा, तो दूसरा पानी आ जाएगा। तो इस प्रकार से भूमिगत जल की गति भी भूमिगत जल की मात्रा को प्रभावित करती है। और देखिए इसमें और क्या कारण हो सकते हैं? 5 कारण ये हो गए और एक कारण छठा कारण मान के चल सकते हैं, चट्टानों से संबंधित है। चट्टानों की कोमलता या कठोरता, कठोर चट्टान जो है देर में पानी को अंदर जाने देंगी और कोमल चट्टानें आसानी से पानी को अंदर जाने देंगी। तो इस प्रकार से अपने ये 5 तत्व ऐसे हैं जो इसमें एक आवरण ले सकते हैं। धरातल का आवरण। अब आवरण से मेरा तात्पर्य है वनस्पति से, आवरण से मेरा तात्पर्य वनस्पति से है, ठीक है। चट्टानों से तात्पर्य नहीं है मेरा, वनस्पति से है। जहां पर पेड़ पौधे या वनस्पतियां ज्यादा होंगी वहां पर पानी का लेवल भी ऊपर होगा। अब उसका कारण क्या है? कोई भी एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। देखिए, घर का उदाहरण है कि आपने कभी कभी ये देखा होगा कि पानी का मग है और वो रखा हुआ है, उसके चारों तरफ का पानी सूख जाता है, लेकिन जैसे मग हटाते हैं हम तो उसके नीचे पानी हमको दिखाई देता है ना। मग के नीचे थोड़ा सा पानी रहता है, अर्थात वो संपर्कीय आकर्षण के कारण उसके नीचे पानी बना रहेगा। ऊपर से आवरण है तो सूर्य का तापमान उस पानी को सुखा ही नहीं पाएगा उतनी जल्दी, है ना। ऐसे ही वनस्पति का जो आवरण होगा धरातल के ऊपर, वो भूमिगत जल को जो है यानी मिट्टी के अंदर जो पानी की मात्रा है उस पानी को वो रोके रखेंगी वनस्पतियां। वनस्पतियों के जो पत्ते हैं वो रोके रखेंगे उसको जमीन से वापस जाने के लिए। तो इस प्रकार से जो आवरण है वनस्पतियों का, जो जड़ें हैं वो पानी को रोक के रखती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भूमिगत जल को प्रभावित करती हैं। तो एग्जाम में कई बार सवाल आते हैं कि कौन से तत्व हैं या जो प्रभावित करने वाले कारक हैं जो भूमिगत जल की को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अब आगे आपको बताऊंगा भूमिगत जल की प्राप्ति के बारे में। ये टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं पर भी कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, फिर मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। ये प्रभावित करने वाले तत्व हो गए। अब इसके बाद में
भूमिगत जल की प्राप्ति स्रोत, प्राप्ति स्रोत ऐसे सही रहेगा, ग्रामेटिकली सही है वर्ड प्राप्ति स्रोत। कहने का तात्पर्य है कि भूमिगत जो जल है, पानी है जमीन के अंदर, वो कहाँ से मिलता है जमीन को? तो एक सिंपल सी बात है, वर्षा के रूप में मिलता है। ये सभी जानते हैं कि बारिश का पानी जो होता है वो भूमिगत रूप से उसको आधार प्राप्त होता है। तो अब इसके अलावा भी और भी कोई उसके स्रोत हैं जहाँ से भूमिगत जल को पानी मिलता है, तो चर्चा कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए पहला है पहला चर्चा करते हैं हम उल्का जल। उल्का उल्का अरे उल्का जात जल, उल्का जात जल। दूसरा है अभी जो मैंने लिखा सहजात जल। अब ये क्या है? उल्का जात और सहजात की चर्चा करूंगा। तीसरा है मैग्मा जल। अब ये क्या है? तीन प्रकार से प्राप्त होता है ये भूमि को जल, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब उल्का जात जल किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल बात है, ये तो वर्षा है साहब, जो आप जानते हो। वर्षा का जल उल्का जात कहलाता है। अब इसको उल्का जात क्यों कहते हैं साहब? उल्का जैसा आप जानते हैं, मैंने ब्रह्मांड के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उल्का मेटेरिक ऐसे यानी पिंड है जो अंतरिक्ष की तरफ से धरातल की ओर आते हैं और वायुमंडल के घर्षण द्वारा जलते रहते हैं, और फिर भी अगर पूरे नहीं जल पाते हैं तो वो धरातल से आकर के टकरा जाते हैं, उनको उल्का कहते हैं। तो क्योंकि ये आकाशीय पिंड के रूप में आते हैं, अर्थात आकाश की ओर से आते हैं, इसलिए इनको उल्का कहा गया। अब ये जो जल है, वर्षा का जल है, ये भी तो आकाश की ओर से आ रहा है, ये भी तो आकाश की ओर से आता है, तो इसलिए इसको उल्का जात जल कहा जाता है। तो ये वर्षा का जल है, ये ओले के रूप में गिरे या पानी के रूप में गिरे, ओले भी गलने के बाद पानी बन जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? उल्का जात जल। और देखिए आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ पिघल करके नदियों के माध्यम से पानी बन करके आगे बढ़ता है, तो क्या नदी और नहरों के माध्यम से वो पिघली हुई बर्फ का जल जो आगे बढ़ रहा है, वहां से भी तो जल भूमिगत होता है, नदी की घाटियों से या नहरों से भी तो पानी अंदर जाता है जमीन में, तो क्या वो भी उल्का जात है क्या? जी बिल्कुल, नदी और नहर के जल को, नदी और नहर के जल को भी उल्का जात जल में ही सम्मिलित कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नदी, नहर और ये सारे जल तो इसमें शामिल कर लिए, अब भूमि को जल और कहां से प्राप्त हो रहा है? ये कौन सा जल है? देखिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सहजात जल जो दूसरा प्रकरण है हमारा, सहजात जल। तो ये सहजात जल क्या है कि देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? वो है अंदर से ठोस या द्रव या गैस। ये मैंने आपको सिद्ध करके बताया है पिछले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभिन्न स्रोतों के बारे में, साक्ष्यों के बारे में और प्रमाणों के बारे में बताया था। उस समय मैंने बताया था कि धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर कई सारी परतें हैं, एक परत, दो परत, तीन परत, चार, इस प्रकार की कई परतें हैं, और इन परतों में क्या होता है? भार होता है, और जब भार होता है तो वजन होगा तो दबाव भी होगा। भाई 1 किलो का बाट है, मैं अपने हाथ पर रखूंगा, उस पर वजन होता है, और वजन होगा तो मेरे हाथ में दबाव महसूस होगा। जब दबाव महसूस होगा तो वो जो 1 किलो के वजन का जो दबाव है, अब धरती के ऊपर तो कितनी चट्टानें हैं, उनका तो कितना दबाव होगा, है ना? तो उस दबाव के कारण क्या होता है? एक उदाहरण और बताता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। कोई स्पंज लीजिए, स्पंज को पानी में जो सोखता होता है ना, उसको पानी में डुबो दीजिए, अब उसको आप हाथ से यूं दबा दीजिए तो पानी निकल जाता है। डेली हम स्नान करते हैं, स्नान करते हैं कि नहीं डेली? कुछ
कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो स्नान नहीं करते हैं। स्नान करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए जरूरी है। तो देखिए, जब हम स्नान करते हैं तो हम अंडरवियर बनियान को पानी से धोकर के निचोड़ते हैं, है ना। तो निचोड़ते तो वो क्या है, एक दबाव है। जब दबाव लगता है तो उसके अंदर से पानी निकलता है। तो ऐसे ही कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो भूमि के बहुत नीचे होती हैं, भूमि के बहुत गहराई में होती है, बहुत नीचे होती हैं, और दबाव के कारण उनका जो जल है, ऊपर से चट्टानों का दबाव लग रहा है, भार लग रहा है ना, भार लग रहा है। हम जंप लेते हैं तो हम भार के कारण ही तो धरती की तरफ खींचते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो पृथ्वी खींचती है अपने अंदर की तरफ। तो इस दबाव के कारण जो चट्टानों में पानी भर रहा है, ये चट्टानों में पानी भर रहा है, ऊपर से दबाव के कारण ये पानी ऊपर आ जाता है। इनमें से रिस करके पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, दबाव पड़ा और ये पानी रिस करके ऊपर आ गया। ये बहुत गहराई की चट्टान होती है। सहजात जल बहुत अधिक गहरी चट्टानों से निकलता है। तो इस प्रकार का जो जल होता है उसको कहते हैं हम सहजात जल, इसको कहते हैं हम सहजात जल। अब अगला है मैग्मा जल। ये मैग्मा जल क्या है, ये तो कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि मैग्मा से संबंधित है, लेकिन मैग्मा तो पानी को जला करके भाप बना देगा, वो पानी कहाँ है ना। तो ऐसा है कि जमीन के अंदर पानी से भी नीचे, पानी जहाँ भरा हुआ है जमीन के अंदर, उसके नीचे भी मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। जब कहीं से रास्ता पा करके मैग्मा जब ऊपर निकलता है तो पानी वाले क्षेत्र को पार करते हुए आगे बढ़ता है। जब पानी वाले क्षेत्र में गर्म मैग्मा जाएगा तो पानी को भाप बना देगा, और भाप के कारण वो अधिक दबाव के कारण जो ऊपर की चट्टानें हैं उनमें जो है जगह जगह में घुसने का प्रयास करेगा वो मैग्मा, और उसके साथ भाप भी शामिल है। नीचे जो जल के रूप में भरा हुआ था ना मात्रा, वो भाप बन गई उस मैग्मा के साथ में, उस लावा के साथ में, और वो आगे बढ़ते बढ़ते इन चट्टानों में घुस जाता है। और आप जानते हैं कि भाप को एक जगह इकट्ठा करते रहे हम तो भाप क्या बन जाएगा, पानी की बूंदों में बदल जाता है। कुकर की सीटी हटा करके उसमें एक पाइप डाल देना, और पाइप को ऐसे करके किसी दूसरे बर्तन में डाल देना आगे ले जा करके, तो उसमें से पानी टपकना शुरू हो जाएगा कि नहीं। जब पानी टपकना शुरू हो जाएगा तो ऐसा जल क्या होता है, वो कहलाता है संघनित जल। पानी का संघनन हो जाता है, पानी संघनित जल के रूप में बदल जा, माफ कीजिएगा, भाप जो है संघनित जल के रूप में बदल जाती है। तो इसी प्रकार से जब धरातल के अंदर की चट्टानें, यहाँ से मान लीजिएगा मैग्मा निकलता है, ये मैग्मा निकलता है, और मैग्मा निकल करके ऊपर की चट्टानों पर, यहाँ पर इन चट्टानों में आकर के घुस जाता है। तो ये जो भाप थी, इसमें भाप किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, और पानी बदल जाएगी तो ये चट्टान उस पानी को सोख लेंगी, और सोख लेंगी तो वो क्या बन जाएगा, भूमिगत जल का एक आधार बन जाएगा। यानी भूमिगत जल की प्राप्ति कहां से हो रही है, 3 जगहों से, उल्काजात जल, सहजात जल और मैग्मा जल। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 3 इसके प्राप्ति स्रोत हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और आपको भूमिगत जल के क्षेत्रों की चर्चा करता हूं कि किन किन क्षेत्रों में भूमिगत जल। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे बात करेंगे क्षेत्र की, जो भूमिगत जल हमको कहां से प्राप्त हो रहा है, वो बात हमने इसमें कर ली। अब आगे देखिएगा, अगला हेडिंग है हमारा, इसी में भूमिगत जल के अंदर भूमिगत जल के क्षेत्र, भूमिगत जल के क्षेत्र। मैं थोड़ा रोशनी बढ़ा देता हूँ, रोशनी नहीं आ रही है आपको, अब रोशनी आने लगी होगी, थोड़ा रोशनी का लेवल बढ़ गया होगा। तो देखिए भूमिगत जल के क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है असंतृप्त क्षेत्र, असंतृप्त क्षेत्र पहला है। दूसरा है अस्थाई संतृप्त क्षेत्र,
संतृप्त क्षेत्र, और तीसरा है संतृप्त। पूर्ण संतृप्त भी कहते हैं और स्थायी संतृप्त भी कहते हैं, ऐसे भी कहते थे इसको, है ना। तो असंतृप्त, अस्थायी संतृप्त और संतृप्त, ये तीन क्षेत्रों में हम बांट देते हैं। तो देखिए इन तीन क्षेत्रों का मतलब क्या है कि जब हम धरातल के अंदर बहुत गहराई तक भी हम चले जाते हैं, बहुत गहराई तक कुआं खोदते हैं, नलकूप खोदते हैं, लेकिन वहां तक हमको पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। कहां तक? बहुत गहराई में जाने के बाद। यानी कि ये सब चट्टानें कैसी हैं? सूखी हैं। ये सारी चट्टानें कैसी हैं? सूखी हैं, इनमें पानी है ही नहीं। तो जब पानी नहीं है तो कहने का तात्पर्य है असंतृप्त, नॉन सैचुरेटेड रॉक्स, यही है असंतृप्त चट्टानें हैं जिनके अंदर पानी नहीं है और बहुत अधिक गहराई पे जाने के बावजूद भी, बहुत गहरा कुआं खोदने के बावजूद भी हमको पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत गहराई तक जाने पर भी पानी नहीं मिलेगा वो असंतृप्त क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए एक सवाल यह भी आता है कि बारिश होने पर इन असंतृप्त क्षेत्रों में पानी आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, किसी भी ऋतु में पानी की संभावना नहीं होती है। वर्षा होने के बावजूद भी यहाँ की जो चट्टानें हैं पानी को सोख लेती हैं, लेकिन इतना पानी नहीं होता है कि वो यहाँ से भूमिगत जल के रूप में वापस प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से ये पानी विहीन क्षेत्र है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पानी विहीन क्षेत्र, यहाँ पर पानी है नहीं, तो उनको कहते हैं असंतृप्त या नॉन सैचुरेटेड रीजन्स, असंतृप्त क्षेत्र या नॉन सैचुरेटेड रीजन या एरिया। इस प्रकार से ये अस्थायी संतृप्त क्षेत्र है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वर्षा काल में 3 से 4 माह तक, 3 से 4 माह तक इनमें पानी आ जाएगा। 3 से 4 माह तक अब ये है ना, यहाँ पानी आ जाएगा, बारिश होगी तो यहाँ तक पानी भर जाएगा। अब ये इतना पानी जो है, ये पानी थोड़ी बहुत मात्रा में ऊपर प्राप्त होता रहेगा। कोई किसान भाई अगर मोटर चलाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी उनको 2 या 3 या 4 नोजल उनके चल जाएं। फव्वारे को नोजल कहा जाता है, राजस्थान में नोजल जो है फव्वारे को कहा जाता है। फव्वारे के माध्यम से पानी की कमी की वजह से सिंचाई की जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में खुला पानी दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर नहरों के माध्यम से पानी प्राप्त होता है। तो जिस क्षेत्र में जैसी सुविधाएं हैं उस प्रकार की चीज़ों को विकसित किया जाता है। तो जो वर्षा काल में 3 से 4 माह की जल प्राप्त होता है, यानी कि इन चट्टानों में बस थोड़े से ही गहराई का पानी पाया जाएगा, बाकी का पानी यूज करते ही वो पानी सूख जाएगा। तो ऐसी चट्टानों को या ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। यानी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, पानी सूख जाएगा, थोड़े से टाइम के लिए पानी प्राप्त होगा। एक तीसरा क्षेत्र ऐसा होता है जो संतृप्त क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है, हमेशा जल की उपलब्धता है इस क्षेत्र के अंदर। तो ये क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र हैं, पंजाब के क्षेत्र हैं, हरियाणा है, और जितना भी आप उत्तर प्रदेश से गंगा की घाटी के सारे बिहार बंगाल तक जाते जाएंगे, हर जगह पानी जो है वर्ष भर प्राप्त होगा। और देखिए इन क्षेत्रों में अस्थायी संतृप्त क्षेत्रों में 100 से 150 मीटर की गहराई पर जाकर के पानी मिलेगा और कई बार नहीं मिल पाता है। और जबकि इन क्षेत्रों में, संतृप्त क्षेत्रों में 10 से 15 मीटर की गहराई पर ही पानी प्राप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ भूमिगत जल के क्षेत्रों की चर्चा की। अब भारत की चर्चा करें तो भारत में राजस्थान के अंदर, राजस्थान में अरावली पहाड़ी की गोद में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ असंतृप्त रीजन आता है, जिसमें नागौर का क्षेत्र बहुत अधिक समृद्ध किया जाता है। और अस्थायी संतृप्त क्षेत्र में हम देखें तो जोधपुर के क्षेत्र को हम देख सकते हैं। अगर और देखें यूपी के नज़दीक देखें, अलवर के क्षेत्र को हम देखें, अजमेर है, जयपुर है, ये सारे क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि संतृप्त क्षेत्र के अंदर वे क्षेत्र आते हैं जहाँ
हमेशा सदावाहिनी नदियां बहती रहती हैं जिन क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो चाहे, हमेशा जो नदी बहती होगी उसके आसपास का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये भूमिगत जल की प्राप्ति और क्षेत्र, दो टॉपिक की हमने चर्चा की है अभी तक। अब इसके बाद में हम विभिन्न रूपों की बात करेंगे। भूमिगत जो जल है वो किन किन रूपों में हमको प्राप्त होता है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन भूमिगत जल के विभिन्न रूपों की चर्चा करने वाले हैं। तो भूमिगत जल के क्षेत्र हो गए। अब भूमिगत जल के विभिन्न रूपों की बात हम करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपने एक वर्ड सुना होगा, पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसा कुआं जो पाताल तक गहरा है और उसमें हमेशा पानी रहेगा। पाताल तोड़ कुआं का मतलब है कि बहुत गहराई से पाताल को तोड़ करके वो पानी आ रहा है। तो कुछ भ्रांतियां हैं कि पाताल तोड़ कुआं में जो बहुत गहराई तक जाता है, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो पाताल तोड़ कुआं जो है वो भी एक भूमिगत जल को प्राप्त करने का एक रूप है। मैं यही लिख रहा हूं, भूमिगत जल के विभिन्न रूप। तो देखिए, ये विभिन्न रूपों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लिख देता हूं पहला रूप, पाताल तोड़ कुआं। और इस पाताल तोड़ कुआं को दूसरे नाम से भी जानते हैं, भूगोल की भाषा में उत्स्रुत कुआं। इसको जो है भूगोल की भाषा में उत्स्रुत कूप भी कहते हैं। उत्स्रुत कूप या पाताल तोड़ कूप या कुआं एक ही बात है। तो इन नामों से भी जानते हैं। ये पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार है जो भूमिगत जल के जो रूप है उनमें दूसरा है सोता। सोता, या उसको आप स्रोत भी कह सकते हैं। स्रोत क्या होता है कि भूमिगत जल अपने आप सतह पर प्रकट होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपने आप कहते हैं ना, पहाड़ों में स्रोत है पानी का और अपने आप पानी जो बहता हुआ जाता है। अगर जोधपुर के बच्चे हैं, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के, तो आपने देखा होगा कि जो जोधपुर में जब हम एंटर करते हैं तो पहले ही एक एरिया आता है, फ्लाईओवर पार करते ही, उसका नाम क्या है, पहले राजधानी हुआ करती थी वो, जोधपुर से पहले वही राजधानी हुआ करती थी। मतलब आहाड़ा हिंगोला को मार करके राव जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आहाड़ा हिंगोला का वहाँ पर शासन हुआ करता था। ठीक है, उसका नाम मुझे याद आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो वहाँ पर क्या है कि एक उद्यान है, उद्यान है। जैसे ही जोधपुर शहर में एंट्री करते हैं, फ्लाईओवर से उतरते हैं, तो राइट हैंड की तरफ हम जाते हैं तो बहुत बड़ा उद्यान है वहाँ पर। वहाँ पर एक खंबा की छतरी भी है, एक खंबा की छतरी भी है वहाँ पर। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, खैर आ जाएगा नाम। तो वहाँ पर एक सोता है, एक मंदिर है वहाँ पर। मंदिर में एक सोता है और अपने आप वहाँ से एक स्रोत है, अपने आप पानी निकल रहा है। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, वहाँ पर जो कुंड है, गौमुख कुंड है, तो वहाँ पर पानी अपने आप निकल रहा है वहाँ से, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, स्रोता कहते हैं, अपने आप पानी जहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्रोता की बात होगी। अब तीसरी बात करते हैं अपन। तीसरा है टॉपिक हमारा इसी में गीजर। गीजर क्या है? क्या गीजर वही अपने बाथरूम में लगा लेते हैं पानी गर्म करने वाला? बिल्कुल, ये गीजर वर्ड वही यहीं से लिया गया है। इसके लिए ये गर्म पानी के एक तरीके से स्रोत ही होते हैं, अपने आप पानी प्रकट होता है यहाँ पर भी फुव्वारे के रूप में। बस अंतर क्या है, यहाँ पर पानी पानी निकलता रहता है और यहाँ पर पानी के साथ जलवाष्प भी निकलती है गीजर में से। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, पाताल तोड़ कुआं क्या होते हैं, इस प्रकार से कुछ चट्टानें होती हैं। ये देखिए,
अब ये मान के चलिएगा यहाँ पर कोई कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है कोई, या आग्नेय चट्टान है जिसमें से जो है पानी अंदर नहीं जा सकता, और ये इसमें पानी भरा हुआ है इसके अंदर। मैं नीले कलर से आपको पानी दिखा देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये पानी भरा हुआ है, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो अब आप देखिएगा ये पाताल तोड़ कुएं क्या है कि इधर देखें तो यहाँ पर भी कठोर चट्टान है और इधर भी ये कठोर चट्टान है। तो कठोर चट्टान का दबाव बन रहा है और ये तस्तरी के आकार का एक जमाव है। कैसा जमाव है? तस्तरी के आकार का, प्लेट के आकार का, तस्तरी के आकार का जमाव है पानी का, आकार का पानी जमाव है। अब पानी जमाव तो क्या होगा? अपने आप थोड़ी हो जाएगा, वो चट्टानों पर निर्भर करता है, जैसे चट्टान है उसी तरीके का पानी का बहाव हो जाएगा उसमें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये पानी का जो जमाव है इसके ऊपर चट्टानों की दबाव बन रही है, ऊपर से दबाव बनती है, ये दबाव बन रहा है। अब दबाव बन रहा है तो अगर मान के चलिए यहाँ पर किसी ने कोई कुआं खोद दिया, यहाँ पर ये कोई कुआं खोद दिया, मान के चलिएगा इस जगह पर ये कुआं खोद दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा? कुआं खोदने के बाद में इस क्षेत्र में कुआं खोदने के बाद में ये जो पानी है ये ऊपर निकल जाएगा और ये पानी कैसे निकलेगा? अपने आप स्वयं ही निकलने लगेगा, स्वयं निकलने लगेगा, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पानी स्वयं निकलता है बाहर, अपने आप बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने जो कुआं खोदा है उस गहराई तक खोद दिया है जहाँ पर चट्टानों का दबाव लग रहा है, बहुत ज्यादा दबाव लग रहा है, और यहाँ से पानी अपने आप निकलने लगेगा बिना किसी प्रयास के, ना कोई मोटर लगानी, ना किसी माध्यम से पानी निकालना है, ये अपने आप ही पानी निकलने लगता है। तो ऐसे कुओं को कहते हैं पाताल तोड़ कुआं, यानी कि पाताल को तोड़ करके अपने आप पानी निकल रहा है, इसको कहा जाता है पाताल तोड़ कुआं। लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी भी होती हैं, मान लीजिएगा ये यहाँ पर वापस कठोर चट्टान है, अगर ये कुएं की खुदाई इतनी गहराई तक कर दी जाए, इस प्रकार से ये कुएं की खुदाई यहाँ कर दी जाए, इससे भी गहरा कुआं खोद दिया जाए एक और, तो यहाँ तो पानी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कठोर चट्टान है। तो जरूरी नहीं है कि कोई कुआं बहुत गहरा हो तभी उसको पाताल तोड़ कुआं कहेंगे हम, गहराई से संबंध नहीं है, संबंध उन चट्टानों से है जहां पर पानी भरपूर मात्रा में है और दबाव के कारण पानी अपने आप ऊपर निकलता रहता है, उसको कहते हैं पाताल तोड़ कुआं या उत्स्रुत कुआं। तो ये आप समझ गए होंगे इस प्रकार से। अच्छा, अब हम स्रोता की बात करें। पहला हमने कर लिया भूमिगत जल के विभिन्न रूप। पहला भूमिगत जल कैसे प्राप्त हो रहा है? इस रूप में। दूसरा भूमिगत जल से प्राप्त हो रहा है, दूसरा स्रोत क्या है? वो है स्रोता। देखिएगा ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, मान के चलिएगा, ठीक है, और इसमें भी चट्टानें हैं इसी प्रकार से। अब ये कोई चट्टान ऐसी है बीच में जहां पर पानी है, ये पानी भरा हुआ खूब सारा, लेकिन यहां पर कोई अवरोध है, कठोर चट्टान का कैसा भी ये कोई अवरोध है, और पानी जो है भूमिगत रूप से बहता रहता है, पानी में मूवमेंट होता रहता है, जैसे ऊपर नदी का बहाव होता है धरातल के ऊपर, ऐसी भूमि के अंदर भी पानी जो है चलता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर अवरोध है तो टकरा कर पानी फिर इधर चला जाएगा, वहां अवरोध है तो टकरा कर इधर आ जाएगा। दो चट्टानों के बीच में पानी जो मूवमेंट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर जो खुला क्षेत्र मिला हुआ है पानी को, तो वो कहीं भी यूपी का पानी हरियाणा में, हरियाणा का पानी पंजाब में, ऐसा नहीं है। बीच में चट्टानें फंसी हुई हैं, कठोर चट्टानें फंसी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है 2 किलोमीटर दूर पानी मिल जाता है और यहाँ पानी नहीं है, 2 किलोमीटर के अंतर पर ही। कई बार उस खेत में पानी आ रहा है, इस खेत में पानी नहीं आ रहा है, तो ये चट्टानें होती है बीच में, है ना, जहाँ पर पानी वाली चट्टान फंसी होती है बीच में, वहाँ पानी मिल जाता है। तो यहाँ देखिएगा ये कोई कठोर चट्टान है और जल की राशि ऐसे आ रही है, जल ऐसे आ रहा है उधर से, तो इस चट्टान से टकरा करके यहाँ उसको जगह मिल जाएगी कहीं से, तो पानी क्या करेगा? पानी यहाँ से अपने आप बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो अपने आप जो है बाहर की तरफ बहने लगेगा। तो ये क्या है? इसको कहते हैं स्रोता या स्रोत।
तो ये पानी अपने आप निकलने लगा यहाँ से। तो पहाड़ों में से जो पानी निकलता है वो इसी रूप में निकलता है और इसको कहते हैं स्रोत। तो ये दूसरा रूप है भूमिगत जल का। पहला पाताल तोड़ कुआं, दूसरा सोता। अब तीसरा गीजर की बात करें तो गीजर एक्चुअली क्या होते हैं? गीजर एक तरीके से गैस युक्त, यानी कि जिसमें जलवाष्प बहुत ज्यादा होती है, पानी होता है, तो गैस युक्त पानी की फुहार होती है। क्या होती है? ये गैस युक्त पानी की फुहार होती है और ये ऐसे विशेष क्षेत्र हैं। हालांकि स्रोत में भी अपने आप जल निकल रहा है, यहां भी अपने आप जल निकलेगा। देखिए ये कोई चट्टाने हैं, ठीक है, और इसमें यहाँ पानी भरा हुआ है, ये कठोर चट्टान है, और इसमें यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। ये मैग्मा है, ये मैग्मा भरा हुआ है, यानी कि गर्म मैग्मा है यहाँ पर। अब गर्म मैग्मा तो क्या है? तापमान ज्यादा होगा, उसका तापमान ज्यादा होगा मैग्मा का। जब तापमान ज्यादा होगा तो मैग्मा जो है इस पानी वाले क्षेत्र में आएगा, गर्मी इस क्षेत्र में आएगी। जब गर्मी यहाँ आएगी तो इस पानी को क्या करेगी? भाप बनाएगी, और भाप बनाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? एकदम से ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। अब यहाँ से पानी जो है फुहार के रूप में पानी निकलता रहेगा, और गर्म पानी के रूप में, गीजर के अंदर हमेशा पानी गर्म होता है। बाथरूम के अंदर गीजर हम लगाते हैं तो वो पानी गर्म करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ठंडा पानी करने वाली मशीन को भी गीजर का नाम दे देते हैं, जबकि गीजर को नहीं होता। गीजर केवल गर्म पानी करने वाली मशीन को कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन रूपों में, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन रूपों में भूमिगत जल हमको प्राप्त होता है। और यदि हमने इस कुएं को खोदा, ये पाताल तोड़ कुआं जो है इसको खोदा, और ये ऐसे क्षेत्र में नहीं है कि जो संतृप्त क्षेत्र है या पानी बहुत ज्यादा है या दबाव बहुत ज्यादा है चट्टानों पर, और फिर भी हम कुछ जगह तक पहुंच गए कि यहाँ तक पानी है, तो हम बाहरी पंप के माध्यम से, मोटर लगा करके पंप के माध्यम से इस पानी को ऊपर खींच लेते हैं और अपने खेतों में या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये मैंने आपको भूमिगत जल के बारे में पढ़ाया है, क्योंकि वीडियो काफी बहुत लंबे हो जाते हैं। और हालांकि भूमिगत जल के कारण बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा अपन को करनी थी, जिसमें काट छांट करने वाली स्थलाकृतियां और जमाव करने वाली स्थलाकृतियां। अब काट छांट और जमाव कैसे होगा? देखिए, ये धरातल की विभिन्न परतें हैं। अब यहाँ से पानी जो है, कई बार आप देखते हैं कि बारिश का पानी जो गड्ढा सा बन जाता है बहुत बड़ा, और क्षेत्र का सारा पानी इसी में घुसता चला जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और पानी जो उसमें अंदर जाता चला जाता है। और ये पानी जो है फिर अंदर जाके नहीं मालूम कहाँ जा रहा है, अंदर जाकर के ऐसे जा रहा है कि कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और मालूम पड़ा कि 1 किलोमीटर दूर जाकर के, 1 किलोमीटर दूर जाकर के यहाँ कोई सड़क है, ये सड़क नीचे धंस जाती है। तो हमको उसका ये पता नहीं चल रहा कि सड़क धंस कैसे गई नीचे। वो धंस इसलिए गई क्योंकि 1 किलोमीटर दूर से जो पानी अंडरग्राउंड हो रहा था, वो यहाँ की चट्टानों को काट छांट करके ये खोखला कर दिया। अब खोखला कर दिया तो दबाव के कारण ये चट्टान नीचे बैठ जाएगी एकदम से। तो ये भूमिगत जो जल होता है, जो पानी बाहर से अंदर जा रहा है जमीन में, वो ऊपरी चट्टानों को काट छांट करता है, उनका मलबा लेकर के आगे बढ़ता है। अब मान के चलिएगा यहाँ पर ये गड्ढा कर दिया, ये चट्टान में गड्ढा कर दिया, मिट्टी कहाँ गई यहाँ की? अब मिट्टी जो है पानी में मिली हुई है, घुली हुई है। अब ये मिट्टी कहीं ना कहीं जाकर तो बैठेगी, कहीं ना कहीं जाकर के उसका जमाव होगा। तो भूमिगत जल भी अपर्दन और निक्षेपण दोनों कार्य करता है। अपर्दन कम प्रभावी माना जाता है, क्योंकि भूमिगत जल जो है धीरे धीरे रिस रिस करके जाता है, हौले हौले धीरे धीरे प्रवेश करता है। नदी का जल तो बहुत तेज धारा के रूप में जाता है, तो वो तो काट देगा, है ना, चट्टानों को काट देगा। लेकिन ये जल धीरे धीरे रिसता है जमीन के अंदर, तो अपर्दन कम करता है। लेकिन जो भी मलबा लेके जा रहा है, जहां भी लेके जा रहा है, उसको जाकर के ये जमा कर देगा। जमा करने के बाद उससे भी स्थलाकृति बन जाएगी, यानी स्थल की आकृति। तो विद्यार्थियों, अब अगले वीडियो में हम भूमिगत जल के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास, आपको समझ में आया होगा। कर्मबाई महाविद्यालय
कि इन ऑनलाइन क्लासेस में आपको अच्छा लग रहा है, भूगोल विषय की क्लास है ये, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उन विद्यार्थियों को भी ये कहना चाहता हूँ जो 12वीं में प्रमोट हो गए हैं, पास हो गए हैं, जैसा कि सुनने में आता है कि सरकार जो है 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर रही है, तो विद्यार्थियों जो 12वीं के पास आउट विद्यार्थी हैं, मैं उनको अभी से उनको आमंत्रित कर देता हूँ, जिसमें कि जोधपुर, नागौर और भी आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारे संपर्क में आसानी से आ सकते हैं, कनेक्टिविटी उनकी है। जो बहुत दूर के विद्यार्थी हैं उनको भी हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, अगर आप आएंगे तो हम हॉस्टल की सुविधा भी दे सकते हैं आपको। तो आप निःसंकोच होकर के बढ़िया क्वालिटी की टॉप एजुकेशन लेने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। और अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोन नंबर दे दूंगा अपने कॉलेज का नाम, तो आप उसके माध्यम से संपर्क करके आप महाविद्यालय में आइएगा। आपका स्वागत है। 12वीं पास आउट बच्चों को मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए बेटे BA और BSc के लिए हमसे संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।